हो गया ना। अब देखो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड हेडिंग पढ़ी है ना, पॉलीसैकेराइड। इसका मतलब क्या होगा, पॉली मीन्स, पॉली का मतलब, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी हो जाएगा, और सैकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेकेराइड। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या हो कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड के अणु पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो लिखिए इसमें, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसेकेराइड की कई अणु प्राप्त होते हैं, कई अणु प्राप्त होते हैं, उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमारा स्टार्च है, स्टार्च या मंड, सेलुलोज भी लिखते हैं, सेलुलोस भी लिखते हैं, सेलुलोज। अब जैसे देखिए स्टार्च की बात करें, तो यहां देखिए स्टार्च हमारा जो होता है, इसका सामान्य सूत्र होगा C6H10O5 का होल N प्लस, अब देखिए इसका क्या कराना है, जल अपघटन। तो जल अपघटन का मतलब H2O के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। अब यहां हमारे पास क्या है, N, जितना N रखा जाएगा उतने ही H2O N के मतलब NH2O लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 15 रखें N बराबर, तो यहाँ 15 H2O लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ N लिखा है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमें NH2O लेना पड़ेगा। तो इसका अगर हम जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ देखिए 10 और 2 12 और 5 और 1 6, यानी ये बन जाएगा C6H10O6, और यहां देखिए ये N। अब जैसे मान लीजिए यहां अगर 15 रखा जाता, जैसे C6H10O5 और N की वैल्यू कितनी कर दी जाए, 15, तो 15 H2O लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 15 C6H10O5 है और 15 H2O है, तो इसका मतलब बनेगा कितना, 15 C6H12O6। इसका मतलब है कि जितना यहाँ N होगा उतने ही H2O लेने पड़ेंगे। तो ये है हमारा क्या, ये स्टार्च है, स्टार्च या मंड है, और जिसका जल अपघटन कराए तो हमें मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। किसके, मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। ये ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, हेडिंग बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, कार्बोहाइड्रेट की कार्य, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला देखिए कि ये ईंधन के रूप में यूज होता है, ईंधन के रूप में, मतलब हमें ऊर्जा प्रदान करने का ये काम करता है। दूसरा देखिए हमारे डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर
और ये भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और आरएनए में भी क्या होता है कि यह राइबोज शुगर के रूप में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे, पढ़ गए नहीं, तो लिखिए कार्बोहाइड्रेट को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह जीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ऊर्जा का क्या होता है, प्रमुख स्रोत होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर के रूप में, या डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर या शर्करा लिख सकते हैं इसको। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा के रूप में, तथा आरएनए में राइबोज शर्करा के रूप में पाया जाता है। राइबोज शर्करा के रूप में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा है कि कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है। तो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जंतुओं में वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का जो संचय होता है, स्टोर होता है, मतलब हमारे शरीर में इसका स्टोर कैसे होता है, तो हमारे शरीर में इसका स्टोर यानी कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। और पौधों में जो होता है वो स्टार्च या मंड के रूप में होता है। स्टार्च या मंड के रूप में होता है। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। संचय जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तथा पादपों में स्टार्च के रूप में होता है। पादपों में स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में होता है। चौथा एक बार और लिख लेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कोशिका कला एवं संयोजी ऊतक के निर्माण में भी योगदान देता है। जैसे कोशिका के बाहर की जो झिल्ली होती है उसी को क्या बोला जाता है, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका कला का जो निर्माण होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट अपना योगदान देता है। तो चौथा पॉइंट हम ये लिख लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कोशिका कला एवं संयोजी ऊतक के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। तो लिखिए कोशिका कला एवं संयोजी ऊतक के निर्माण में, कोशिका कला एवं संयोजी ऊतक के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट अपना योगदान देता है। ठीक।
तो देखिए अब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, पूरा पढ़ लिया, इसमें जितना बेसिक चीजें थी हमने देख लिया। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखिए तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमने इसमें क्या देखा कि कार्बन के हाइड्रेट को, किसके, कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन कि जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में होता है तो उसे भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र हमने देखा CnH2O का होल N होता है। ठीक, ये तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य। उसके बाद इसका वर्गीकरण देखें तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार से हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 प्रकार से देखा। 3 कौन कौन सा, एक हमारा क्या, मोनोसेकेराइड, एक कौन सा देखा, मोनोसेकेराइड, और एक कौन सा देखा, ओलिगोसेकेराइड, और एक कौन सा देखा, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। 3 देखा, जिसमें देखिए मोनोसेकेराइड क्या होता है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसे, इसका जल अपघटन हम नहीं कर सकते हैं, मतलब इसे और छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। तो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन है, मोनोसेकेराइड। इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3 से 7, 3 से 7 कार्बन पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देखा क्या, इसका ग्लूकोज है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरी बात देखिए ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है कि इसका ऐसे सेकेराइड जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के कितने अणु प्राप्त होते हैं, 2 से 10 अणु प्राप्त होते, 2 से 10 अणु प्राप्त होते हैं। तो ऐसे सेकेराइड को क्या बोला जाता है, ओलिगोसेकेराइड। ये स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, और ये भी स्वाद में क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है। दोनों मतलब मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, इसीलिए इन दोनों को शर्करा में रखा जाता है, शुगर में, किसमें, शुगर में रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सारे आते हैं किसमें, ओलिगोसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड क्या देखिए कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेकेराइड के 10 से अधिक अणु मिले, यानी बहुत सारे अणु मिलते हैं, मोनोसेकेराइड के कई अणु, मतलब 10 से ज्यादा अणु मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब इसमें आपने एग्जाम्पल में देखा क्या, स्टार्च है, स्टार्च कहाँ से मिलता है, चावल वावल में देखे ना, चावल पानी धोते हैं तो सफेद सफेद होता है, वो मंड ही है। या आप जब चावल बनाते हैं, अब तो कुकर आ गया ना, नहीं तो बटुली में जब बनता था तो उसमें क्या देखते थे कि जब पानी ज्यादा हो जाता तो गाढ़ा पानी निकाल के कम करते थे, गाढ़ा गोंद जैसा हो जाता था ना, खिचड़ी उचड़ी बनता है तो देखिए ऐसे गोंद जैसा, वो स्टार्च ही है। तो स्टार्च या मंड है, या फिर सेलुलोज, ये सेलुलोज, तो ये किसके एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड के। ये स्वाद में मीठे नहीं होते, इसलिए इनको किसमें रखा जाता है, शर्करा में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का कार्य देखा, मुख्य रूप से कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, इसे बायोफ्यूल भी बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं, बायोफ्यूल। क्यों क्यों बायोफ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। दूसरा, ये डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा के रूप में पाया जाता है, आरएनए में भी ये राइबोज शुगर के रूप में पाया जाता है। ये कोशिका कला एवं संयोजी ऊतक के निर्माण में भी योगदान देता है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का संक्षिप्त ब्यौरा था। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे प्रोटीन। तो हेडिंग बनाएंगे क्या, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। क्या हमको पढ़ना है, प्रोटीन, प्रोटीन।
PROTEINS, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। तो देखिए प्रोटीन्स क्या होता है, तो प्रोटीन्स देखिए इसकी उत्पत्ति प्रोटियस से हुई है, प्रोटियस, जिसका अर्थ है प्राथमिक। प्राथमिक मतलब प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है या यौगिक होता है। प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है, तो प्रोटीन जो होता है हमारा प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अमीनो अम्ल का क्या होता है, बहुलक। तो सीधा सीधा एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि अमीनो अम्ल के बहुलक को क्या बोलते हैं, प्रोटीन। अमीनो अम्ल के बहुलक को क्या कहते हैं, प्रोटीन। अब सवाल आएगा कि अमीनो अम्ल है क्या, सवाल आएगा क्या कि अमीनो अम्ल है क्या। तो देखिए अमीनो अम्ल क्या होता है कि ऐसा यौगिक जिसमें एक मान लीजिए कोई कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है एल्किल जोड़ दें कोई, और एक हाइड्रोजन हो और एक NH2 हो। NH2 का मतलब एमिनो ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाए यानी COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाए। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, एमिनो ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक भी हो, तो एमिनो होने के कारण इसे एमिनो कहा गया, COOH होने के कारण इसे अम्ल कहा गया। तो जब कई अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं, बहुलक का मतलब क्या है कि कई जैसे छोटे छोटे अणु मिल करके, छोटे छोटे अणु मिल करके जब बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुलक है। वो क्या है, बहुलक है। और जो छोटा छोटा अणु होता है उसको एकलक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एकलक। ये है मोनोमर और ये है क्या, पॉलीमर। तो जब कई सारे मोनोमर आपस में मिल गए तो वो बन गया क्या, पॉलीमर। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन यानी बहुलकीकरण, बहुलकीकरण। तो यहां देखिए क्या सीधा सीधा हमको लिखना है कि अमीनो अम्ल के बहुलक को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। मतलब कई सारे अमीनो अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो लिखिए अमीनो अम्ल की बहुलक को प्रोटीन कहते हैं। अमीनो अम्ल की बहुलक को प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। यह मुख्य रूप से एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह मुख्य रूप से एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो जीव द्रव्य के निर्माण में प्रमुख योगदान देता है। जीव द्रव्य के निर्माण में प्रमुख योगदान देता है। अब सवाल है जीव द्रव्य क्या है, क्या जीव द्रव्य क्या है, यानी इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य क्या होता है, देखिए जीव द्रव्य में दो टर्म होते हैं। एक हमारा क्या होता है साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है हमारा क्या केंद्रक द्रव्य, और दोनों को मिलाकर के बोला जाता है क्या जीव द्रव्य। इससे संबंधित एक बार इसकी खोज डुजार्डिन ने की थी। किसने, डुजार्डिन ने की थी। और हक्सले ने ये बताया था कि जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधारशिला है, भौतिक आधारशिला है। मतलब इसका ये है, उन्होंने ये कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधारशिला है। इसका मतलब बिना जीव द्रव्य के जीवन संभव नहीं है। तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो सेल में देखिए क्या है कि सेल के अंदर क्या होता है केंद्रक होता है। तो इस केंद्रक के अंदर जो भरा होता है उसको बोलते हैं क्या केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक और कोशिका कला के बीच में जो भरा होता है उसको बोला जाता है क्या कोशिका द्रव्य।
तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य के निर्माण में प्रोटीन अपना प्रमुख योगदान देता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि हमने कहा कि अमीनो अम्ल के बहुलक को क्या बोला जाता है, प्रोटीन कहते हैं। एक लाइन हमने लिखा है कि अमीनो अम्ल के बहुलक को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो देखिए अमीनो अम्ल, मान लीजिए आपके पास एक अमीनो एसिड है NH2 CrH और COOH, फिर दूसरा है मान लीजिए NH2 CrH और COOH, ऐसे तीसरा है देखिए NH2 CrH और COOH। अब एक अमीनो अम्ल ये हो गया, एक अमीनो अम्ल ये, एक अमीनो एसिड ये हो गया अमीनो अम्ल, और एक अमीनो अम्ल ये हो गया अमीनो अम्ल हो गया। कितने हो गए, 3 अमीनो अम्ल हो गए। अब यहां देखिए इस NH2 का H और इसका क्या OH, यहां से H और यहां से OH, यहां से निकल जाएगा क्या H2O, यहां से देखिए इसका OH और इसका क्या H, यहां से भी निकल जाएगा H2O। तो रिजल्ट देखिए इसका क्या हुआ कि NH2 CrH और ये हो गया CO, और इसमें क्या बचा NH, तो इसका NH और इसका C आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, तो CONH हो गया। फिर CrH और ये हो गया CO हो गया। अब इस CO से क्या जुड़ जाएगा NH, और ये C और ये R और ये H और ये COOH। तो इस आगे ऐसे और जुड़ेगा, अगर आगे और कई एमिनो एसिड होंगे तो आगे और ऐसे जुड़ेगा, तो इसका मतलब अभी और इधर भी जुड़ सकता है और इधर भी जुड़ सकता है। तो ये हो गया अमीनो अम्ल का क्या, अमीनो अम्ल का बहुलक हो गया, मतलब कई सारे अमीनो अम्ल आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो इसका मतलब कि कई सारे जब अमीनो अम्ल जुड़ेंगे या आपस में मिलेंगे तो उनसे बहुलक यानी बड़े अणु का निर्माण होगा, और उस बड़े अणु को क्या बोला जाएगा, प्रोटीन। यहां देखिए इसको हम लोग पेप्टाइड बांड बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बांड, मतलब अमीनो अम्ल के बीच पाया जाने वाला बंध क्या कहलाता है, पेप्टाइड बांड कहलाता है। तो देखिए एक पेप्टाइड बांड और कितने, 2 पेप्टाइड, यहां भी एक पेप्टाइड बांड है, ये भी पेप्टाइड हो जाएगा, यानी प्रोटीन में अमीनो अम्ल के बीच पाए जाने वाले बंध को क्या बोला जाता है, पेप्टाइड बंध। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कोई कह दे कि 5 अमीनो अम्ल मिलकर, 5 अमीनो एसिड मिल करके और प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं, प्रोटीन का, तो बताइए कि इसमें पेप्टाइड बांड कितने होंगे। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, 1 2 और 3, जब 3 अमीनो अम्ल लिया गया तो कितने पेप्टाइड बांड बनना है, 1 और 1 2, तो 5 ले जाएंगे तो कितना बनेगा, 5 ले जाएंगे तो कितना, तो सीधा सीधा अगर आपको पेप्टाइड बांड निकालना है तो अमीनो एसिड जितना लिए हैं उसमें माइनस क्या कर दो, 1 कर दीजिए बस। इसका मतलब अगर 5 लेंगी, अगर क्या लेंगे, 5 अमीनो एसिड लिया जाएगा तो उसमें 4 पेप्टाइड बांड बने, ये 10 लेंगे तो 9 बनेगा, 11 लेंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा, 15 लेंगे तो 14 बनेगा। इसका मतलब अगर पेप्टाइड बांड निकालना है तो आपको जितना एमिनो एसिड लिया जाए उसमें से एक क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये, लेकिन ये अभी हाई स्कूल में इतना पूछा नहीं जाएगा, हमको क्या करना है, थोड़ा ये जानना है कि कई अमीनो एसिड अगर मिलेंगे तो बहुलक यानी बड़े अणु का निर्माण होगा, उसी बड़े अणु को क्या बोला जाता है, प्रोटीन कहते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब देखो उसके बाद देखिए कि अमीनो अम्ल, जो प्रकृति में तो 300 से ज्यादा अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन हमारे जीव द्रव्य में जो होता है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 20, यानी जो जीव द्रव्य में होते हैं वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। यानी कितने, अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड जीव द्रव्य में 20 प्रकार से होते हैं, कितने, 20 प्रकार के अमीनो
अम्ल होते हैं, जिसमें से देखिए 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं, 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर या हमारे शरीर की कोशिकाएं स्वयं करती हैं, तो उसको बोला जाता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल मतलब कि जिसका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, उसे हमें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये अनावश्यक है, यानी नॉन इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। और 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं, 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है। तो जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या है, उसे हमें बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। तो इसका मतलब 10 है, क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल। क्या, आवश्यक एमिनो अम्ल, यानी इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एमिनो एसिड द्रव्य में 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, अर्थात इसे बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे अमीनो एसिड को क्या बोला जाता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तथा 10 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, अर्थात उसे हमें भोजन के रूप में बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो यहां ऐसे चाहे नीचे लिख देंगे, ऐसे टेबल बना के लिख दीजिए कि ऐसे अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, उसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं। और इसमें लिख देंगे कि ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, उसे बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। स्रोत, प्रोटीन का स्रोत। तो स्रोत देखिए क्या है प्रोटीन का। प्रोटीन के स्रोत में देखिए, प्रोटीन मुख्य रूप से दूध, मांस, मछली, प्रोटीन का स्रोत। हाँ, इसमें लिखिए प्रोटीन मुख्य रूप से, क्या लिखिए, मुख्य रूप से दूध, मांस, अंडा, दाल, गेहूं,
गेहूं, मूंगफली आदि में पाया जाता है। मूंगफली आदि में पाया जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। देखिए प्रोटीन का क्या काम है। प्रोटीन टूटी फूटी हड्डियों एवं कोशिकाओं की क्या करता है, एवं कोशिकाओं की मरम्मत करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ना, पहला पॉइंट लिखो पहले। ये प्रोटीन शरीर में वृद्धि निर्माण तथा टूट फूट की मरम्मत करता है, दूसरा प्रोटीन एंजाइम के रूप में उत्प्रेरक की तरह काम करता है। एंजाइम के रूप में, उत्प्रेरक उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दें या अभिक्रिया की दर को घटा दें, तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। और जो हमारा प्रोटीन होता है वो एंजाइम के रूप में उत्प्रेरक की तरह काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब क्या कि जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दे या तो अभिक्रिया की दर को घटा दी, तो ऐसे पदार्थ क्या बोला जाता है, उत्प्रेरक कहते हैं। लिखे कि प्रोटीन एंजाइम के रूप में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अगला थ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन एक रुधिर प्रोटीन है, यानी रुधिर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। थ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन एक रुधिर प्रोटीन है, जो कि रुधिर में थक्का जमाने का कार्य करता है, ठीक है।